हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का IYS एजुकेशन प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी BPSC असिस्टेंट पब्लिक सेक्रेटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर की क्लास। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं, मैं थोड़ा सा बिजी था, इस वजह से आपकी क्लास मैं टाइम से अपलोड नहीं कर पाया हूं। बट जैसे ही मैं फ्री हुआ तो मैंने आपकी क्लास अपलोड कर दी है। आई होप आपके लिए क्लास यूज़फुल होगी। मैंने इसके लिए आपको मैसेज किया, बट आपके मैसेज आने के बाद, तो उसके लिए मैं आपको सॉरी बोलना चाहता हूँ, बिकॉज़ थोड़ा सा मैं बिज़ी था, उस वजह से आपकी क्लास बनाने में मुझे थोड़ी देरी हुई और आपको भी परेशानी हुई। आपने मैसेज करके मुझसे पूछा, तो उसके लिए वंस अगेन सॉरी। चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स को। चूँकि हम मेनली वेस्ट को मैनेज करना सीख चुके हैं कि क्या प्रोसीजर्स हमने देख लिए हैं, मेनली बायोलॉजिकल प्रोसेस हो चाहे वो थर्मल प्रोसेसिंग हो म्यूनिसिपल वेस्ट की, तो वो हमने देख ली है। तो इसलिए आज हम डिस्कस करेंगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, उसके क्या रूल्स हैं। ठीक है, कौन से रूल्स पहले थे, कौन से रूल्स प्रेजेंट में हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपके लिए वीडियो काफ़ी यूज़फुल होगी। चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें वर्तमान समय की यानी कि प्रेजेंट की, तो इस टाइम पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2016 रूल्स को हम लोग फॉलो करते हैं। उन्हीं की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हम अपने वेस्ट का मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ इस मॉड्यूल की, तो ये मॉड्यूल मैंने लिया है बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की साइट से। वहाँ पे इसे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं आपको ये मॉड्यूल चूँकि PDF फॉर्म में ही है, तो मैं इसको आपको टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप इसको अच्छे से रीड कर सकते हो, बिकॉज आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। चलिए तो देख लेते हैं क्या कहता है बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ये मैनुअल, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कौन स्टेक होल्डर्स होते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हो इसका कवर पेज काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, आप देख सकते हो सिचुएशंस, क्या सिचुएशंस हैं अगर हम बात करें। ओके, सारी चीज़ें आपको इजीली दिख ही रही होंगी। इसमें मुझे कुछ आपको बताने की ज़रूरत है नहीं। अगर मैं बात करूं इस सिंबल की, तो ये सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में आपको पता होगा, आपको इसकी हायरार्की पता होनी चाहिए। कौन सा स्टेप आप पहले यूज़ करते हो, रिड्यूस, रीयूज़ या रिसाइकिल, कौन सा पहले करते हो। ठीक है, इसकी एक हायरार्की होती है। ये नहीं कि आप कोई सा भी स्टेप पहले कर दोगे, कोई सा भी यार पहले ही ले आओगे। इसकी एक हायरार्की होती है, तो वो आपको जरूर याद करने की ज़रूरत है। वो एग्जाम में पूछ ली जाती है। अगर हम सबसे पहले बात करें रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल, तो सबसे पहले आता है आपका रिड्यूस। ओके, मतलब साइकिल आपकी यहाँ से शुरू होनी है, यहाँ से आप इधर को इस टाइप से क्लॉक वाइज आपकी मूव करनी है। सबसे पहले आप घटाइए। ठीक है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। ओके, तो ये थी इसकी हायरार्की। इन अपशिष्टों का पर्यावरणीय दृष्टिकोण से युक्ति संगत सही प्रबंधन करें, ऐसा हमारे बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी कि बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पार्षद ऐसी आपसे अपेक्षा करता है। ठीक है, आपको एड्रेस इसका पता ही होगा। ठीक है, तो एड्रेस पता करने की जरूरत नहीं है, हम डेफिनेशन समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि सॉलिड वेस्ट को इस बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड किस तरीके से डिफाइन करता है। ठीक है, तो समझते हैं। मानवीय क्रियाकलापों के कारण किसी वस्तु का उपयोग के पश्चात जब परित्यक्त कर दिया जाता है, तो उसे हम अपशिष्ट कहते हैं। शहरी स्थानीय निकाय एवं अन्य अधिसूचित क्षेत्रों से जनित ठोस या अर्ध ठोस घरेलू अपशिष्ट, स्वास्थ्य अपशिष्ट, वाणिज्यिक अपशिष्ट, सांस्थानिक संस्थानिक अपशिष्ट, खानपान और बाजार अपशिष्ट तथा अन्य गैर आवासीय अपशिष्ट, गली सफाई जनित अपशिष्ट, सतह नालियों से हटाई गई या एकत्रित गाद, उद्यान कृषि अपशिष्ट, कृषि और डेयरी अपशिष्ट एवं उपचारित जीव चिकित्सा अपशिष्टों को ठोस अपशिष्ट के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज थ्योरी आपको थोड़ी सी बोरिंग लग सकती है, बट क्वेश्चंस थ्योरी से ही आपके बनेंगे, क्योंकि आपका बहुत टेक्निकल क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं कि आप न्यूमेरिकल्स लगाए जा रहे हैं, लॉगरिथम्स, एल्गोरिथम्स लगाए जा रहे हैं। आप उस टाइप के क्वेश्चंस आपके नहीं आएंगे, आपके थ्योरी से ही क्वेश्चंस बनेंगे और एक
प्रैक्टिकल नॉलेज पे ही आपके क्वेश्चंस बनेंगे, तो इसलिए आपको डेफिनेशंस बहुत क्लियर होनी चाहिए कि बेस्ड में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो यहाँ से अगर आप करोगे तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, बिकॉज ये एक ऑथेंटिक है। अगर आपको कहीं कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम भी आई तो आप इसको जाके क्लेम कर सकते हो इसको दिखा के, ठीक है, कि हाँ आपने ऐसे डिफाइन किया है। ओके, इसके अंतर्गत क्षेत्र से जनित औद्योगिक अपशिष्ट, ये इंपॉर्टेंट है, आपको क्या चीज़ एक्सक्लूड करनी है, क्या चीज़ इसमें इंक्लूड नहीं करनी है। तो इसमें इसके अंतर्गत क्षेत्र से जनित औद्योगिक अपशिष्ट, जीव चिकित्सा अपशिष्ट, ई अपशिष्ट, बैटरी अपशिष्ट एवं रेडियो एक्टिव अपशिष्ट नहीं आते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है क्या इसमें नहीं आता है। मैं थोड़ा सा पेन को और थिन कर लेता हूँ और फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूँ क्या चीज़ हम लोग इसमें एक्सक्लूड करते हैं, क्या चीज़ इंक्लूड करते हैं। तो क्या चीज़ एक्सक्लूड करते हैं वो आप देख लीजिए, अदरवाइज क्या एक्सक्लूड करते हैं, क्या इंक्लूड करते हैं वो तो आपको पता ही है। तो इसमें हम लोग क्षेत्र से जनित औद्योगिक अपशिष्ट को एक्सक्लूड करेंगे। इसके अलावा जीव चिकित्सा अपशिष्ट को हम इसमें एक्सक्लूड करेंगे। ई अपशिष्ट को हम इसमें एक्सक्लूड करेंगे। ई बेस्ट के बारे में आपको पता ही होगा क्या होता है। इसके अलावा बैटरी अपशिष्ट, बैटरी को हम ई से अलग थोड़ा इंक्लूड करते हैं बिकॉज उसमें लिथियम भी होता है, ठीक है। इसके अलावा रेडियो एक्टिव अपशिष्ट भी हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। घरेलू स्तर पर उत्पन्न अपशिष्ट यथा पेंट ड्रम, कीटनाशी के डिब्बे, CFL, ट्यूबलाइट्स, अवधि समाप्त औषधियाँ, टूटे हुए पारा वाले थर्मामीटर, प्रयुक्त बैटरी, सुई, सिरिंज एवं दूषित पट्टियों को घरेलू परिसंकट में अपशिष्ट कहा जाता है, ठीक है। सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा विघटित किए जाने वाले कार्बनिक अपशिष्ट को जैव विघटन योग्य अपशिष्ट कहा जाता है, ठीक है। कौन से आपके परिसंकट में, यानी कि हजार्डियस हो सकते हैं, डोमेस्टिक हजार्डियस बेस्ड, ठीक है। तो वो डेफिनेशंस में आप देख सकते हो, जिसमें मैंने आपको बताया था ड्रम्स वगैरह, उसमें क्योंकि बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, कीटनाशक डिब्बे हो सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी डोमेस्टिक हजार्डियस बेस्ड में आती हैं। लेकिन कुछ जो बायोडिग्रेडेबल होती हैं लाइक किचन बेस्ड आपका, तो वो आपका आता है जैव विघटन योग्य अपशिष्ट में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या कहते हैं ये, ठोस अपशिष्ट को समुचित तरीके से प्रबंधित नहीं किए जाने के कारण स्वास्थ्य एवं पर्यावरण कुप्रभावित होता है, अतः ऐसे अपशिष्ट का नियमानुकूल सही प्रबंधन आवश्यक है। ओके, आई होप आप तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सिंपल लैंग्वेज में बहुत क्लियर आपको समझना है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो। अब अगर हम बात करें 2016 के नियमों की, ठीक है, तो शहरी एवं अन्य अधुसूचित क्षेत्रों से जनित होने वाले ठोस अपशिष्टों के समुचित प्रबंधन हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पुराने संबंधित नियमावली का अधिग्रहण करते हुए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 अधिसूचित किए गए। मतलब जो पहले इससे नियम थे तो वो 1986 के नियम थे, उन्हीं को हम फॉलो करते थे, बट 2016 में इनको रिन्यू किया गया, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि इससे पहले 2016 से पहले कौन से नियम थे। तो याद रखिए आप 1986 में जो नियम थे उनको हमने रिवाइज किया, रिवैम्प किया, और उनकी जगह पर हमने नए नियम लाए 2016 के, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, ठीक है। यह नियमावली प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय, शहरी क्षेत्रों के विस्तार, अधिसूचित क्षेत्रों, अधिसूचित औद्योगिक नगरीय, भारतीय रेल के अधीन क्षेत्र, विमानपत्तन, रक्षा संस्थापनों एवं अन्य उल्लिखित क्षेत्रों में स्थित प्रत्येक घरेलू, सांस्थानिक, वाणिज्यिक एवं किसी भी अन्य क्षेत्र गैर आवासीय ठोस अपशिष्ट जनित करने वाले पर लागू होते हैं, ठीक है। तो इसकी रेंज आपको पता लग गई कहाँ तक ये एक्सपेंड है, ठीक है। आप एयरपोर्ट तक भी इसमें इंक्लूड करते हो, ठीक है। अब एयरपोर्ट है तो कोई उसको ये अधिकार तो नहीं है ना कि वो वेस्ट कितना ही फैलाता रहे, इसलिए उनको भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इस नियमावली के तहत ठोस अपशिष्ट के समुचित प्रबंधन हेतु ठोस अपशिष्ट उत्पादनकर्ताओं, शहरी स्थानीय निकायों एवं अन्य उल्लिखित क्षेत्रों, केंद्र और राज्य सरकार के संबंधित प्राधिकरणों के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित किए जाते हैं, ठीक है। हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी निर्धारित कर दी जाती है पहले से ही कि आपको क्या करना है। इसके अलावा अपशिष्ट जननकर्ताओं के कर्तव्य, ओके, अब आपका शुरू हो गया है काम। आप जो चूंकि वेस्ट आप ही तो जनरेट करते हो, ठीक है, लोकल पब्लिक जो है, सिटीजन्स जो हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन के सिटीजन्स जो हैं तो वही वेस्ट जनरेट करते हैं, इसलिए सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, सिटीजन्स की, कि आप अपने वेस्ट को मैनेज करना सीखिए। तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी सिटीजन्स की है और वही सबसे पहले स्टेक होल्डर्स हैं। अब इनसे क्या एक्सपेक्टेशंस की जाती हैं आप सिटीजन्स लोगों से, तो वो इसमें गाइडलाइंस में सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट्स क्या है इसमें, अपने द्वारा
उत्पन्न किए गए अपशिष्ट को जैव विघटन योग्य यानी कि बायोडिग्रेडेबल, गैर जैव विघटन यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल, और घरेलू परिसंकट में यानी कि डोमेस्टिक हजार्डियस वेस्ट के रूप में पृथककृत यानी कि सेग्रीगेट आपको कर लेना है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सेग्रीगेशन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप हाउस होल्ड लेवल पर अपना सेग्रीगेशन करें। ठीक है, तो आप उसको सेग्रीगेट कर लीजिए, प्लस आप उसको कलेक्ट करके एक जगह रख लीजिए। इसे स्थानीय निकाय द्वारा प्राधिकृत अपशिष्ट संग्रहकर्ता को सौंपना, ये आपकी सिटीजन से एक्सपेक्टेशंस की जाती हैं और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, उपयोग किए गए स्वास्थ्यकर पैडों, सैनिटरी पैड्स यानी कि आदि को थैली कवर में रखकर गैर जैव विघटन योग्य अपशिष्ट के लिए बनाए गए डिब्बों में डालना होता है। ठीक है, अगर आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाए कि सैनिटरी पैड्स को या फिर डायपर्स को कैसे डिस्पोज करते हैं हम, तो इनको पहले आपको कवर अप करना होता है। ठीक है, खुले में नहीं फेंकना होता है। मैंने एमसीक्यू सीरीज में भी एक क्वेश्चन यहाँ से दिया था। ठीक है, तो इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि आप जब क्वेश्चन करेंगे, आपके सामने क्वेश्चन आएंगे, अगर आप थ्योरी क्लियर है आपकी तो आप इजीली कर सकते हो। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जो सैनिटरी पैड्स होते हैं या फिर डायपर्स वगैरह होते हैं, सिरिंज होती हैं, तो उन सबको हम कैसे डिस्पोज करते हैं, तो उनको सबसे पहले कवर करना होता है। ठीक है, वो कहाँ से क्वेश्चन बना, यहाँ से। ठीक है, अब इस रूल से आप क्वेश्चन वो कर सकते हैं अगर आपको ये रूल पता होगा। ठीक है, तो इनको थैली में कवर करके आप डिस्पोज कर सकते हो। नेक्स्ट, निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट को अपने ही परिसर में पृथक रूप से भंडारित कर उन्हें निर्माण एवं विध्वंसक नियमावली के अनुसार निपटाया जाता है। मतलब जो भी आपका कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट है, तो उसको आप अलग से कलेक्ट कर लीजिए और उसके कुछ रूल्स हैं, उसकी कुछ गाइडलाइंस हैं। कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वेस्ट जिसको हम बोलते हैं C&D वेस्ट। ठीक है, तो उसकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आप उसकी डिस्पोजिंग कर लीजिए। नेक्स्ट क्या कहते हैं ये, अपने परिसर से उत्पन्न कृषि एवं उद्यान से जनित अपशिष्टों को अपने ही परिसर में पृथक्करण एवं भंडारण कर स्थानीय निकाय के निर्देशानुसार निपटान करना चाहिए। ठीक है, आपका जो कि कृषि या उद्यानों से निकलने वाला कूड़ा है, जो कि वो बायोडिग्रेडेबल है, तो उसको आपकी जो नॉर्मल गाइडलाइंस है उनके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। तो उनके अकॉर्डिंग आप इसको डिस्पोज कर सकते हो। अब बात आती है अपशिष्ट को गली, खुले सार्वजनिक स्थलों, नाली या जलाशयों में न फेंकना, न जलाना और न गाड़ना। ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की है। ओके, ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन हेतु स्थानीय निकायों के उप विधियों के तहत निर्धारित फीस अदा करना। ओके, अगर आपसे कोई फीस वसूलता है वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए, फीस वसूलता है अगर अर्बन लोकल बॉडीज, तो उसको भी आप डिनाई नहीं कर सकते हो, बिकॉज ऐसा गाइडलाइंस में कहा गया है। उनको अधिकार है कि आपसे वो फीस वसूल सकते हैं। अगर वो फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं तो उनकी बड़प्पन है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, अदरवाइज वो आपसे फीस भी ले सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ ना कुछ टैक्स देना पड़ सकता है। ओके, तो यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी। नेक्स्ट, अगर हम बात करें स्थानीय निकाय को सूचित किए गए किसी आयोजन या समारोह का आयोजनकर्ता द्वारा आयोजक स्रोत पर ही अपशिष्ट के पृथक्करण की व्यवस्था करना और पृथक्कृत अपशिष्ट को स्थानीय निकाय द्वारा स्पेसिफाइड अपशिष्ट चुनने वाले को या अपशिष्ट संग्रह अभिकरण को सौंपना। ये क्या कह रहे हैं कि जब भी आप कोई भी फंक्शन करते हो अपने यहाँ पर, ठीक है, पब्लिक प्लेस में आप कोई भी फंक्शन अगर करते हो, उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि वेस्ट जितना भी वहाँ से जनरेट होगा उसका कलेक्शन, सेग्रीगेशन, ये सब आपकी जिम्मेदारी होगी। ठीक है, ये नहीं कि आपने फंक्शन किया अच्छा खासा लेकिन वेस्ट के बारे में कुछ सोचा ही नहीं, खुले में पड़ा छोड़ दिया उसको, ठीक है, अपने घर आ गए वापस। ऐसा आपको नहीं करना है। आपकी सबसे पहले इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए कि आप वेस्ट को कैसे सेग्रीगेट करोगे, क्या उसको कहाँ पे ट्रांसफ़र करोगे, कैसे उसको कलेक्ट करोगे, ये आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट, प्रत्येक मार्ग विक्रेता यानी कि स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं हमारे, अपने कार्यकलाप के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट यथा डिस्पोजेबल खाद्य प्रयोज्य प्लेट, कप, डिब्बे आदि शेष बचे भोजन, सब्जियों, फलों आदि के लिए उपयुक्त पात्र रखेंगे और ऐसे अपशिष्टों को स्थानीय निकाय द्वारा यथा अधिसूचित अपशिष्ट डिब्बों या पात्र वाहन में डाला जाएगा। क्या कह रहे हैं, ये लाइन का क्या मतलब है? जो भी आपके स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, ठीक है, आपने गली मोहल्ले में आपने देखा होगा ठेले लगे रहते हैं, या फिर बाजारों में आपने देखा होगा ठेले लगे रहते हैं। तो आपने देखा होगा कि पहले क्या होता था कि साइड में ढेर लग रहा है कूड़े का, वहाँ पे सब फेंकते। अब क्या कर रहे हैं लोग, डस्टबिन रख रहे हैं, बिकॉज गाइडलाइंस में ऐसा निर्धारित कर दिया गया है कि आपको रखना पड़ेगा, अदरवाइज आप पे फाइन लग सकता है। इसके अलावा खुद भी लोग अब जागरूक हो रहे हैं तो वो खुद भी रखने लगे हैं। अदरवाइज जरूरी नहीं है कि अर्बन लोकल बॉडीज उन पर फाइन लगाकर आकर फाइन लगाने लगे या वसूलने लगे, ठीक है, तो खुद से भी जागरूक होकर कर रहे हैं और अदरवाइज ऐसा गाइडलाइंस में भी कहा गया है। तो ये लाइन भी आपको क्लियर हो गई है।
नेक्स्ट, सभी आवास कल्याण और बाजार संघ 5,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले सभी गेट लगे समुदाय और संस्थान एवं होटल और रेस्टोरेंट स्थानीय प्राधिकरण की भागीदारी में जनित अपशिष्टों का स्रोत एवं पृथक करना, पृथक किए गए अपशिष्ट को अलग अलग पात्रों में संग्रह करने में सहायता करना तथा पुनर्चक्रण सामग्री को प्राधिकृत अपशिष्ट उठाने वाले अथवा प्राधिकृत पुनर्चक्रकों को सौंपना सुनिश्चित करना, जैव विघटन योग्य अपशिष्टों को परिसर के अंदर उपचारित और कंपोस्ट करके अथवा बायोमिथेनेशन के जरिए यथासंभव निपटान किया जाएगा। मतलब क्या करेंगे, शेष अपशिष्ट को स्थानीय निकाय द्वारा यथा निर्देशित अपशिष्ट संग्रहकर्ता या अभिकरण को भी देंगे। ठीक है, तो ये लोग क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे आपका एक डिफाइन किया गया है एरिया, अगर आप इससे ज़्यादा एरिया अपने रखते हैं तो आपको मैनेजमेंट करना होगा वेस्ट का। ठीक है, खुद से मैनेजमेंट करना होगा, चाहे आप बायोमिथेनेशन टेक्निक को यूज़ करिए, चाहे आप कोई और टेक्निक यूज़ करिए, आपको खुद से उसको डिस्पोज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी होगी। उसके बाद जो आपका बचता है, ठीक है, डिस्पोज होने के बाद जो बचता है तो उसको आप जो इसके लिए निर्धारित हैं अभिकरण जो भी है अथॉरिटी वगैरह, तो उसको आप सौंप सकते हो। ओके, अब क्या जिम्मेदारी आती है, स्थानीय निकाय एवं अन्य अधिसूचित क्षेत्रों के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व की, उनकी क्या ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके अर्बन लोकल बॉडीज़ की। तो ठीक है, उसको देखते हैं। राज्य नीति के तहत 6 माह के भीतर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना तैयार करना तथा राज्य सरकार के संबंधित विभाग को इसकी प्रति उपलब्धि कराना। ठीक है, मतलब आप ठोस मैनेजमेंट किस टाइप से कर रहे हो, सॉलिड वेस्ट का किस टाइप से मैनेजमेंट कर रहे हो, ये आप रिकॉर्ड्स तो रखते हो। ठीक है, तो इसको आप राज्य सरकार को सौंपोगे। ठीक है, ताकि वो देख सके कि किस तरीके से वेस्ट मैनेजमेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको प्रति 6 माह में, मतलब एवरी 6 मंथ आपको हाफर्ली आपको ये सबमिट करनी होगी रिपोर्ट कि आप किस तरीके से वेस्ट को मैनेज कर रहे हो। नेक्स्ट, मलिन बस्तियों तथा अनौपचारिक आवासीय क्षेत्र, वाणिज्यिक संस्थान एवं अन्य गैर आवासीय परिसरों सहित सभी घरों में पृथककृत ठोस अपशिष्ट का द्वार द्वार से संग्रहण की व्यवस्था करना। मतलब डोर टू डोर आप वेस्ट कलेक्ट करोगे। ठीक है, आपने देखा होगा वेस्ट कलेक्ट करने वाले डोर टू डोर आते हैं, आपने गाड़ी सुनी होंगी वेस्ट कलेक्ट करने की, आपके गली मोहल्लों में आती होंगी। तो वो गाइडलाइंस में कहा गया है कि आप डोर टू डोर वेस्ट कलेक्ट करोगे। बहुमंजिली भवन, बड़े वाणिज्यिक परिसर, मॉल, आवासीय परिसर इत्यादि से प्रवेश द्वार या किसी चिन्हित स्थल से अपशिष्ट का संग्रहण करना। ठीक है, जो भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं तो उन सबसे भी वेस्ट करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा कूड़ा चुनने वाले अनौपचारिक अपशिष्ट संग्रहकर्ता के संगठन को मान्यता प्रदान करने की प्रणाली स्थापित करना। मैंने आपको बताया था कि रॉ पिकर्स सबसे इंपॉर्टेंट है। रॉ पिकर्स हमारे वेस्ट का जो मैनेजमेंट हो रहा है सबसे अच्छा वो, क्योंकि रॉ पिकर्स कर रहे हैं। तो लेकिन आपको उनको एक चिन्हित करिए, आप उनको, उनके संगठन को मान्यता दीजिए, उनको आप रिकॉग्नाइज करिए। ठीक है, ताकि अगर आपको उनको कुछ भी नई टेक्निक सिखानी हो तो आप उनको सिखा सकते हो। कितना वेस्ट कर रखते हैं, कलेक्ट कर रहे हो आप, सबके आपके पास डाटा हो। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि रॉ पिकर्स को आप सबसे पहले मान्यता दीजिए। ठीक है, उनको रिकॉग्नाइज करिए। कितने हमारे यहाँ पर रॉ पिकर्स हैं, कबाड़े वाले कितने हैं हमारे यहाँ पर, वो कितना वेस्ट कलेक्ट कर रहे हैं, कबाड़े वाले कितना संग्रहण कर रहे हैं, कहाँ उनको लेके जा रहे हैं, किसको वो बेच रहे हैं, क्योंकि वो थर्ड पार्टी को बेचते हैं, आपसे कलेक्ट करके थर्ड पार्टी को बेचते हैं, तो कहाँ पर वो सेल कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप एक बेटर रिपोर्ट कलेक्ट कर सकते हो, बना सकते हो। नेक्स्ट, इस नियमावली के उपबंधों के समाविष्ट करते हुए उपविधियां बनाना। मतलब जो भी यहाँ पर रूल्स दिए गए हैं तो उनको आप सबको इंक्लूड करो, उन सबको अच्छे से फॉलो करो और उसके लिए बायलॉज बना दो उसके अकॉर्डिंग। मतलब अपने यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग आप बायलॉज बना सकते हो। अपशिष्ट जननकर्ताओं को अपशिष्टों को स्रोत पर ही पृथक्कृत करने तथा सार्वजनिक स्थलों पर कूड़ा करकट नहीं फैलाने संबंधी निर्देश देना, ये आप कर दोगे। ठीक है, कि आप लोग सेग्रीगेशंस कीजिए या यहाँ पर खुले में कूड़ा नहीं फैलाइए, ये सारी गाइडलाइंस आपने देखा होगा कि पटना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जगह जगह पर बोर्ड लगाती है, पोस्टर करती है, कलर पेंटिंग से आपको सूचना देती है कि प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। तो ये सारी चीज़ें गाइडलाइंस में कही गई हैं। पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट से उपयोगी सामग्री निकालने हेतु पर्याप्त स्थान के साथ भंडारण सुविधा स्थापित करना तथा अपशिष्ट चुनने वाले और अपशिष्ट संग्रह करने वाले पुनः चक्रणीय सामग्री यथा कागज, प्लास्टिक, धातु, शीशा आदि पृथक कर सकें। ठीक है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन सारी चीज़ों को आप सेग्रीगेशन अच्छे से कर सको। जैव विघटे अपशिष्टों के संग्रहण हेतु हरे रंग से मुद्रित डिब्बा, पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट के लिए सफ़ेद रंग से मुद्रित डिब्बा एवं अन्य अपशिष्ट के भंडारण के लिए काले रंग से मुद्रित डिब्बे की व्यवस्था करना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख लीजिए कि जो बायोडिग्रेडेबल है उसके लिए आप ग्रीन रंग के डिब्बे में वेस्ट कलेक्ट करोगे। जो रिसाइकलिंग होनी है, जिसकी जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ठीक है, जिसकी रिसाइकलिंग होनी है
ठीक है। तो जैसे प्लास्टिक हो सकती है, मेटल्स हो सकती हैं, तो उसकी रिसाइकलिंग होती है। तो उसको आप किस कलर के बॉक्स में कलेक्ट करोगे? सफ़ेद रंग के बॉक्स में उसको आप कलेक्ट कीजिए। अब अन्य अपशिष्ट के भंडारण के लिए आप ब्लैक कलर के बॉक्स की, डस्टबिन की व्यवस्था कीजिए। ठीक है। तो कलर कोड पूछ लिया जाता है कि किस वेस्ट को किस में कलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है। एक ड्राई और वेट का कंसेप्ट होता है, तो वो आपको याद रखना है। एक कलर कोड ये है कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो रिसाइकलिंग के लिए जा रहा है, और इससे अलग जो कैटेगरी है, रेस्ट जो बचता है, तो उस सब वेस्ट को कैसे कलेक्ट करते हैं, तो हर एक के लिए कलर कोड होता है। ठीक है। तो वो कलर कोड आपको पता करने की जरूरत है। मैंने क्वेश्चंस भी दिया था आपको एमसीक्यू सीरीज में, तो क्वेश्चंस कहाँ से बन रहे हैं आपको अब समझ में आ रहा होगा। थ्योरी इसलिए पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरत है। गाइडलाइंस हर एक बेस्ट मैनेजमेंट रूल्स की आप लोग उठा के देखिए, मैं आपको सीरीज़ प्रोवाइड करा रहा हूँ। ये सॉलिड बेस्ट मैनेजमेंट की, इसके अलावा प्लास्टिक, हजार्डस, सबकी मैं आपको सीरीज करा दूंगा। हर वीडियो के ऊपर मैं आपको एक लेक्चर प्रोवाइड करा दूंगा, सॉरी, हर रूल्स के ऊपर मैं आपको एक लेक्चर प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट, घरेलू परिसंकट में अपशिष्ट को जमा करने हेतु अपशिष्ट निक्षेपण केंद्र की स्थापना करना तथा इसे निपटान सुविधा तक सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करना। चूंकि हजार्डियस है, डोमेस्टिक हजार्डियस वेस्ट है, तो इसकी आपको हैंडलिंग बहुत अच्छे से करनी है, ध्यान रखते हुए करनी है। गली की सफाई से संग्रहित पेड़ के पत्ती आदि को खुले में नहीं जलाने से संबंधित निर्देश। ठीक है। अगर आप जो कूड़े का कचरा सॉरी पत्तियों का कूड़ा है ना, पेड़ों वगैरह का, अगर उसको भी आप खुले में जलाते हो तो उस पर भी फाइन लगता है। ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गाइडलाइंस में कहा गया है। अगर आपके सपोज दैट आपको कोड बना के पूछना है आपके क्वेश्चंस में कि एक व्यक्ति ने खुले में कूड़ा जलाया है, तो क्या उस पर फाइन लगेगा? तो ऑब्वियस सी बात है, लगेगा। ठीक है। यहाँ पे आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते कि ये तो पेड़ों का कूड़ा ही तो है, इसको फाइन क्यों लगेगा? क्योंकि पोल्यूशन तो होता है ना उससे, तो इसलिए इस पर फाइन लगता है। और ये क्वेश्चन हमेशा नेगेटिव में आएगा आपको। ठीक है। आप इसको सही कर सकते हो, ऐसे चांसेस बनते हैं अगर आपने इसको पढ़ रखा होगा। उपयुक्त प्रौद्योगिकियों जिसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रौद्योगिकी भी है को अंगीकार करते हुए स्वयं या निजी क्षेत्र के सहभागी के माध्यम से ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं, भूमि भरण सहित अवसंरचना का निर्माण तथा इसका रखरखाव एवं संचालन की सुविधा प्रदान करना। ठीक है। तो जो आपकी टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो आप डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करिए और उनके अकॉर्डिंग आप अपना जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो प्रोसेसिंग्स हैं, वो करिए। ठीक है। ताकि आप बेस्ट को अच्छे से मैनेज कर सको। जैव मिथनेशन, सूक्ष्म जैविक कंपोस्टिंग यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, बर्मी कंपोस्टिंग, एनारोबिक डाइजेशंस या जैव निम्नीकरण अपशिष्टों के जैव स्थिरीकरण के लिए कोई अनुचित समुचित प्रसंस्करण। कोई अगर आपको प्रोसेसिंग इसके अदर पता है तो आप वो कर सकते हो, लेकिन करिए आप। ठीक है। दहनशील अपशिष्ट को ऊर्जा प्रक्रिया या अपशिष्ट आधारित विद्युत प्लांट या सीमेंट प्लांट को फीड स्टॉक के रूप में आपूर्ति करना। नेक्स्ट क्या कहते हैं रूल्स? अपशिष्ट प्रसंस्करण उपचार एवं निपटान सुविधा की स्थापना हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण पार्षद से प्राधिकार प्राप्त करने हेतु प्रपत्र 1 में आवेदन समर्पित करना। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये आप इसको समझिए कि एक आपका फॉर्म होता है। ठीक है। उसको आप फिल कीजिए, और जो भी आप वेस्ट मैनेजमेंट कर रहे हो, प्रोसेसिंग कर रहे हो वेस्ट की, तो उसके लिए आपको उसकी निपटान सुविधा की स्थापना करने के लिए आपको पहले वहाँ पर एक फॉर्म सबमिट करके देना होगा। ठीक है। जो पार्षद है हमारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है, तो वहाँ पे आपको इसके लिए एक एप्लीकेशन देनी होगी, एक फॉर्म भर के देना होगा। उस फॉर्म का नाम क्या है? प्रपत्र नंबर 1, यानी कि आपका जो अपेंडिक्स होती है तो वो 1 है। ठीक है। तो उस फॉर्म में आप, अगर पूछ लिया जाए आपसे कि जो भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की अपेंडिक्स 1 है तो उसमें क्या चीज़ है, या फिर अगर आपको परमिशन लेनी है बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से नए वेस्ट को प्रोसेसिंग के लिए, या फिर नया कोई आपका प्लांट लगाने के लिए, उसके प्लांट को स्थापित करने के लिए अगर आपको परमिशन लेनी है, तो आपको कौन से फॉर्म फिल करनी पड़ेगी? तो अपेंडिक्स 1 में जो फॉर्म दिया हुआ है उसको आपको फिल करना पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा प्रपत्र 4 में वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करना तथा इसे 31 जुलाई तक राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद सहित अन्य संबंधित विभाग को प्रेषित किया जाता है। अगर प्रपत्र 4 की बात करें, अपेंडिक्स 4 की, तो उसमें क्या है, आपका जो वार्षिक प्रतिवेदन होता है वो इसमें आता है। और ये कब तक सबमिट करना होता है? इसकी टाइम लिमिट क्या है? 31 मई तक। अपशिष्ट चुनने वाले तथा अपशिष्ट संग्रहकर्ता अपशिष्ट प्रबंधन का प्रशिक्षण देना, कचरा न फैलाना, कम अपशिष्ट उत्पन्न करना, स्रोत एवं अपशिष्टों का पृथक्करण करना तथा घरेलू कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग आदि के संबंध में जन जागृति पैदा करना।
ठीक है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ही हैं। अगर हम बात करें शहरी विकास विभाग के कर्तव्य क्या हैं, इसके ऊपर आता है शहरी विकास विभाग। ठीक है, तो ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन हेतु राज्य नीति तैयार करना, चूँकि इसके ऊपर है तो इसका काम आ गया राज्य लेवल पर आपका नीति को तैयार करना। ठीक है, नियमावली का सभी स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा इन नियमों के उपबंधों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना, ये स्पेशली आपका रेगुलेटिंग है कि अर्बन लोकल बॉडीज़ किस टाइप से काम कर रही हैं, उन सबको ही रेगुलेट करता है, सही से काम कर रही हैं, गाइडलाइंस बनाता है उनके लिए, ये सारे काम हैं। ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण और निपटान सुविधा स्थापित करने के लिए स्थानीय निकायों हेतु उपयुक्त भूमि की पहचान और आवंटन सुनिश्चित करना। ठीक है, आपको पता ही होगा कि आप फिलिंग करते हो, लैंड फिलिंग, तो उसके लिए भूमि आवंटन वगैरह, ये अगर आपको ट्रांसफर स्टेशंस बनाने हैं, आपको स्टोरेज कैपेसिटी बिल्डिंग्स को डेवलप करना है, तो उस सब के लिए आपको एक प्लांट की ज़रूरत, लैंड की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको अलॉट करना, ये सब काम किसका है? शहरी विकास विभाग का। ठीक है, अपशिष्ट चुनने वालों के अपशिष्ट और अपशिष्ट के व्यापारियों के पंजीकरण शुरू करना, ये पंजीकृत कौन करता है आपसे अगर पूछ लिया जाए, किनको रजिस्टर्ड कौन करता है, तो वो भी शहरी विकास विभाग ही करता है। इसके अलावा जिला पदाधिकारी के कर्तव्य क्या होते हैं? राज्य शहरी विकास विभाग के प्रभारी सचिव के समन्वय से अपने जिला में स्थानीय निकायों को ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण तथा निपटान सुविधा की स्थापना करने हेतु उपयुक्त भूमि की पहचान तथा आवंटन सुनिश्चित करना, क्योंकि आपको पता ही है जिले के लेवल पर जिलाधिकारी ही मेन होता है। तो ठीक है, जो भी गाइडलाइंस ऊपर से आएंगी उन सबको इंप्लीमेंट करना किसका काम होता है? जिलाधिकारी का। तो वही काम ये कर रहा है। ऊपर से लैंड अलॉटमेंट हो चुकी है, बट आपकी देखरेख में वो लैंड ट्रांसफर किया जाएगा, जो भी स्टेक होल्डर से आपके यहाँ पर मैनेज कर रहा है बेस्ट को। ठीक है, इस नियमावली का कार्यान्वयन स्थानीय निकाय तथा अन्य संबंधित प्राधिकार के द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर सुनिश्चित करना, ये भी जिलाधिकारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब अगर हम बात करें कि कितना फ़ाइन लग सकता है आपके ऊपर, ठीक है, अगर आप बेस्ट को ढंग से नहीं करते हो मैनेज, तो कितना फ़ाइन लग सकता है? इन नियमों का उल्लंघन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 इंपॉर्टेंट की धारा 15 के अंतर्गत दिए गए दंडात्मक व्यवस्था को आकृष्ट करेगा, जो ऐसे अपराधों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 5 वर्षों का कारावास, जुर्माना के बिना अथवा अधिकतम 1 लाख रुपए तक जुर्माना अथवा दोनों की सज़ा तक दंडनीय है। मतलब या तो आपके ऊपर फाइन लगा सकते हो 5 लाख रुपए तक का, या फिर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगा सकते हैं, या फिर दोनों भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी गाइडलाइंस थी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर इसके रिगार्ड में आपके कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हो। आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, फाइन आप याद रखिए, किसके लिए कौन सा फॉर्म भरना होता है ये आप याद रखिए। वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए क्या डस्टबिन का कलर कोड है वो आप याद रखिए। ठीक है, इसके अलावा सेग्रीगेशंस आपकी क्या है, हायरार्की क्या है, और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके शहरी विकास विभाग की, वो इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप जरूर याद रखिए। इसके अलावा कौन सा वेस्ट किस कैटेगरी में आएगा वो प्लीज़ आप लोग जरूर समझ लीजिए कि कौन सा वेस्ट किस में आएगा, ये आपको पहचानना आना चाहिए। तो आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगी हो। वीडियो का एंड तक देखने के लिए थैंक यू। और अगर प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप लोगों ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इस लेक्चर की PDF ये चूँकि बनी हुई ही है तो मैं आपको वहाँ पे अपलोड कर दूँगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।